हेलो स्टूडेंट्स, तो जब से नीट की बेस्ट बुक्स का वीडियो मैंने बनाया है तब से मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि आप जेई की बुक्स भी बताएं। तो जेई की बुक्स में आपके लिए बेस्ट बुक्स फॉर फिजिक्स हिंदी मीडियम के लिए आज लेकर आया हूं। वही हम कहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत मटेरियल, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान रहते हैं कि सर हमें कुछ मिलता नहीं है, किताबें नहीं मिलती पढ़ने को। तो कुछ बुक्स, चुनिंदा बुक्स में लेकर आया हूं। बुक्स लगभग वही हैं, ठीक है, जो हमने नीट के लिए पढ़ी थी, लेकिन उनको कैसे पढ़ना है, उनके अंदर क्या देखना है आपको, ये थोड़ा इस डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट है। तो इस पूरे वीडियो को पूरा देखें और समझें कि आपको किताबों के अंदर क्या पढ़ना है। किताबें तो आप खरीद लाते हो, बहुत सारी किताबें ले लेते हो, ठीक है, घर पर आके रख लेते हो, समझ में नहीं आता इसके अंदर करें क्या। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या करना है और कैसे करना है, उस पर ध्यान दें और उसको अपने अपने स्टडीज में अप्लाई करें। तो 101% आपका जो सिलेक्शन है वो गारंटीड हो जाएगा और आपकी रैंक भी इंप्रूव होगी। तो देखते हैं हम क्या क्या बुक्स हैं हमारे पास। तो पहली, जो आप समझ ही गए होंगे, पहली जो किताब आती है मेरी तरफ से वो आती है आपकी एनसीईआरटी की 4 किताबें, 11th की 2 और 12th की 2। ये तो आपको करनी ही करनी है। कैसे करनी है? जैसे पहले करते हैं आप, पहले मैंने बताया था पंक्ति दर पंक्ति आपको किताब को पढ़ना है, हर एक लाइन को समझना है कि क्या लाइन क्या कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहता है एनसीईआरटी ऑथर या एनसीईआरटी के अंदर क्या हमें बताया जा रहा है, ये चीज को हमें बिल्कुल अच्छे से पकड़ना है। और ये पकड़ने के लिए आपको लाइन बाय लाइन तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी को पहले दिन से, शुरुआत से ही लाइन बाय लाइन पढ़ें, ठीक है। चलो लाइन बाय लाइन पढ़ लिया, अब क्या करना है? अब करना है आपको उदाहरणों पर ध्यान देना है। जब आप पढ़ोगे तो आपके पास बीच में आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, कई सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, तो एग्जांपल्स पर आपको ध्यान देना है। एग्जांपल्स को आपको साथ लेते में चलना है, जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे एग्जांपल्स भी आप सॉल्व करते जाएंगे। उससे फायदा क्या होगा? जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है उसी समय थोड़ी देर पहले आप जो लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए आए हो, उस कंसेप्ट के ऊपर जो सवाल बना है आपके ऊपर, जो आपको जो सवाल मिला है एनसीईआरटी में, ठीक है, उसको आप अगर कर पा रहे हो अच्छे से, उस उदाहरण को आप समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आपने जो पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा है उसको आपने अच्छे से समझ लिया है। अगर उदाहरण करने में आपको दिक्कत आ रही है तो वापस पीछे जाइए, वापस पढ़िए कंसेप्ट को, फिर क्वेश्चन को करिए। और उदाहरण भी ऐसे नहीं करना है कि सॉल्यूशन उसका देख लिया। सॉल्यूशन देखने से क्या फायदा होगा? आपको करना है इस प्रकार से कि आपके पास सामने क्वेश्चन है, आपने उसको ट्राई किया, आपने ट्राई कर लिया, उसके बाद आपने उसका सॉल्यूशन देखा, जहां गलती करी कंसेप्ट को पकड़ा, फिर उस कंसेप्ट को वापस पढ़ने गए, ठीक है। इस तरीके से आपको लेकर चलना है। अगले चलते हैं। अभ्यास प्रश्न, जो बैक एक्सरसाइज आपकी होती है उसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। पूरा चैप्टर जब आपने पढ़ लिया है तभी इनको ट्राई करें, सब टॉपिक वाइज को ट्राई ना करें। जब आपको टॉपिक पूरा हो चुका हो तब आप इसको, जो बैक एक्सरसाइज है उसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल कंसेप्ट यूज हो रहे हो। अगर मल्टीपल कंसेप्ट यूज हो रहे हैं और आपको एक कंसेप्ट आता है दूसरा नहीं आता है, तो ऑब्वियसली आप उस सवाल को नहीं कर पाओगे और फिर फ्रस्ट्रेट हो गए, मुझसे हो नहीं रहा है। तो उसमें गलती आपकी नहीं है, गलती यह है कि आपने, उसमें गलती आपकी नहीं है, बल्कि यह गलती है कि जो आपने कंसेप्ट पकड़ा है वो आपको पूरा नहीं आता है, ठीक है। तो पहले पूरी तरह पूरे चैप्टर को पढ़ लें, उसके बाद फिर अभ्यास प्रश्नों के ऊपर जाएं, ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मल्टीपल कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आती जाए, ठीक है। तो इस तरह आपको अभ्यास प्रश्न करने हैं। बाकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको भी नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बिल्कुल आपको पूरा का पूरा करना है। और आपके लिए, जेईई एस्पिरेंट्स के लिए मेनली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत आसान लगता है उनको, कि बहुत आसान होता है। तो आसान है लेकिन स्पीड बन जाती है इसकी, आपकी स्पीड बन जाएगी अगर आप इसको करोगे। तो स्पीड बनाने के लिए आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जल्दी से जल्दी करते जाएं, बिल्कुल टाइम लिमिट के अंदर अंदर इसको करते जाएं। इसका लिंक भी मैंने यहां पर दे दिया है, तो लिंक आप देख सकते हैं और यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लिंक से यहां पर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाइए एनसीईआरटी की वेबसाइट पर, वहां पर से एग्जाम्पलर आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या कई किताबों में भी आपको मिल जाता है। अगले देखते हैं हम, हमारे पास अगली किताब कौन सी है। अगली किताब है हमारे पास भौतिकी की समझ बाय श्री एच सी वर्मा जी, ठीक है। इन्होंने जो किताब लिखी है वो बेस्ट किताब है जेईई एस्पिरेंट्स के लिए, थ्योरी के लिए भी बेस्ट किताब है, ठीक है। लिख रखा है थ्योरी के लिए सबसे अच्छी किताब ये है कि अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो उसको आप इससे पढ़ सकते हो। थ्योरी के साथ साथ जैसे एनसीईआरटी में बीच में उदाहरण थे, इसमें भी बीच में उदाहरण है, तो उन उदाहरणों को भी आप साथ साथ करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसको भी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है और समझते जाना है चीजों को, ठीक है। और समझते समझते आपको क्वेश्चंस को करते जाना है। जब आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, जब आपका थ्योरी हो जाएगी, जब आप ये बीच के एग्जांपल्स कर चुके होंगे, तब आप ऑब्जेक्टिव 1 इसका करें, देन ऑब्जेक्टिव 2 इसका करें आप, ठीक है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव करने के बाद, ऑब्जेक्टिव वाले को सवाल करने के बाद, आप जो इसके सॉल्व एग्जांपल पीछे दिए हुए हैं, पीछे भी कई सारे सॉल्व एग्जांपल्स हैं एच सी वर्मा में, उन सॉल्व एग्जांपल्स को भी आप अच्छे से हल करें। ऐसा मान के चलें कि आपको उनका सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है,
आपके लिए वो अनसॉल्व क्वेश्चन ही है। आप जब उसको सॉल्व कर लें, पूरे सॉल्व एग्जांपल एक साथ कर लीजिए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिए। ऐसा ना करें कि एक क्वेश्चन कर रहे हैं फिर उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं फिर उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। नहीं, आप लिख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, पूरा सॉल्यूशन लिख लीजिए, ठीक है। और जब आपके सारे सवाल हो जाएं तो आप सबका सॉल्यूशन देखने बैठें, सबका सॉल्यूशन देखें कि आपने कहां गलती की है, कहां सही किया है। चाहे सही किया है तो बहुत बहुत बधाई, अपने आप को दें, अपने आप को शाबाशी दें, और नहीं सही किया है तो पकड़िए गलती को, कहां पर गलती आपसे हो रही है, कहां कंसेप्ट मिस हो रहा है, कहां से आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो चीज समझ में नहीं आ रही है उसको फिर से पढ़ें, फिर से समझें, लेक्चर्स देखें मेरे, ठीक है। और किताबों से आपको पढ़ना चाहते हैं तो उनसे आप पढ़ सकते हैं, जहां से भी आपको समझ में आता है आप उसको समझ सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज बनती है पीछे, जेईई एस्पिरेंट्स के लिए मस्ट है वो एक्सरसाइज करना, कि अगर आप जेईई का एग्जाम दे रहे हैं तो ये एक्सरसाइज तो आपको करनी ही करनी है, इसको छोड़कर आपको नहीं जाना है, ठीक है। बहुत सारा मटेरियल मैंने आपको बता दिया है, आपको लग रहा होगा दो किताबें सर ने बताई, लेकिन नहीं, ये बहुत सारा मटेरियल आपके लिए हो जाएगा। आप इतना करोगे, इसी में आपका बहुत समय जाने वाला है, ठीक है। तो पहले इसको कंप्लीट कर लो, अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर आगे चलें। अच्छा, पार्ट 2 उपलब्ध नहीं है, इसका बताना मैं भूल गया कि इसका पार्ट 2 अभी आपके पास हिंदी में उपलब्ध नहीं है, तो फिलहाल के लिए आप ये कर सकते हो कि पार्ट 2 इसका इंग्लिश में ले सकते हो। हम आशा उम्मीद यही कर रहे हैं कि पार्ट 2 हिंदी वाला इसका जल्दी से जल्दी आ जाए, भौतिकी समझ का, ठीक है। वर्मा जी को आप भी कहें कि जल्दी से जल्दी इसका पार्ट 2 रिलीज करें, ताकि मैं आपको पार्ट 2 के बारे में बता सकूं, ठीक है। अब नहीं है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगला हमारे पास जो किताब है वो है एररलेस, यूबीडी पब्लिकेशन की किताब है एररलेस। इसके अंदर आपको पुराने कई साल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे एग्जाम के, लगभग सभी पिछले वर्षों के परीक्षा के प्रश्न हैं इसके अंदर, ठीक है। मतलब जितनी भी पहले एग्जाम्स होते थे, ठीक है, पहले कई सारे एग्जाम्स होते थे, सारे स्टेट्स अपने अलग अलग एग्जाम लेते थे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने अलग अलग एग्जाम्स लेती थी, ठीक है। तो हमें उन सबके अगर क्वेश्चंस एक जगह मिल जाएं तो हमारे लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। हमें पता चल जाता है कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाहता है, क्या कैसे सवाल पूछना चाहता है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम जा सकते हैं, ये हम ले सकते हैं, ठीक है। ये लेकर हम पिछले साल जो सवाल आ चुके हैं उनको कर सकते हैं, हमारे पास प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें यह पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। इसमें आपके पास 2 तरह के प्रश्न हैं। ऑर्डिनरी थिंकिंग, जब आप चैप्टर को पढ़ लें, पूरी तरह समझ लिया, आपने एससीवी कर ली, आपने एनसीईआरटी भी कर ली, पहले ऑर्डिनरी थिंकिंग को उठाएं, ऑर्डिनरी थिंकिंग वाले सवाल पूरे कर लें, उसके बाद आप क्रिटिकल थिंकिंग पे जाएं, ताकि आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। ऑर्डिनरी थिंकिंग आपको क्या दिलाएगा, आपको सिलेक्शन गारंटी कराता है, और क्रिटिकल थिंकिंग आपकी रैंक इंप्रूव कराता है। तो हमें तो रैंक इंप्रूव करने वाली बात पे चलना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी थिंकिंग से काम नहीं चलने वाला है। तो हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग पे भी काम करेंगे और इन वाले सवालों पर काम करके अपनी रैंक को इंप्रूव करेंगे, अच्छे से अच्छा, जितना अच्छे से अच्छा कर पाएंगे उसको हम इंप्रूव करेंगे, ठीक है। एक ग्राफिकल क्वेश्चंस का सेक्शन इसके अंदर काफी अच्छा मुझे लगता है कि ग्राफिकल क्वेश्चंस अलग से ये दिए होते हैं। बाकी किताबों में क्या होता है कि बाकी किताबों में ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं, नो डाउट, लेकिन वो अलग से नहीं दिए होते हैं। तो ग्राफिकल क्वेश्चन एक ये 100% श्योर है कि एग्जाम के अंदर ग्राफिकल क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। कौन से चैप्टर से आना है, क्या आना है, ये अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन फंसेगा। तो हर चैप्टर के इन्होंने ग्राफिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो ग्राफिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आपकी हो जाती है तो ग्राफिकल क्वेश्चन से आसान कुछ नहीं होता, अगर आपको समझ में आ जाता है तो उनकी प्रैक्टिस जरूर करें, उनको ना छोड़ें। खासकर ये एस्पिरेंट्स जो हैं, ये ग्राफिकल क्वेश्चंस नहीं छोड़ें, बिल्कुल नहीं छोड़ें आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। फिर अगर ये सब हो जाता है, ये सब आप कर लेते हैं, तो जेईई सेक्शन पे आप जा सकते हैं और जेईई सेक्शन के जेईई लेवल के एडवांस और मेन के क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इनको आप ट्राई कर सकते हैं ये सब होने के बाद, ठीक है। ये आपकी यूबीडी पब्लिकेशंस की बुक है, इसको आप ले सकते हैं। 2 वॉल्यूम में आती है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। एक का फोटो मैंने लगा रखा है, दूसरे का फोटो भी सेम ही है, सिर्फ वॉल्यूम 2 लिखा होता है, पता ही नहीं चलता कहां पर लिखा है, ठीक है। आप ध्यान से लेना, कहीं ऐसा ना हो दोनों ही वॉल्यूम 1 या दोनों ही वॉल्यूम 2 उठा लाओ। तो ध्यान से किताब को खरीदें, ठीक है। और नहीं खरीदना है तो आप जानते हैं वो क्या करना है, आप बहुत समझदार लोग हैं, ठीक है। अगले देखते हैं। अगली किताब है हमारे पास सॉल्व पेपर्स। ये जो मैंने फोटोग्राफ लगा रखा है यहाँ पे, पिछले 10 साल के पेपर है, ठीक है। इतने कर लो तो बहुत है। पिछली जो आपने अभी देखा हमने एररलेस में, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, तो हालांकि चैप्टर वाइज आपको मिले हैं, लेकिन आपको इसको एज अ पेपर लेकर चलना है, एज अ एग्जामिनेशन पेपर लेकर चलना है, और उसी अनुसार बैठकर आपको इसको हल करना है। सबसे ज्यादा जरूरी है ये, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। मैं सभी चीज के लिए करूं, इसको नहीं छोड़ सकते, इसको नहीं छोड़ सकते, इसको नहीं छोड़ सकते, तो ऑब्वियस सी बात है ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको वो सब चीजें मिल जाए जो आपको करनी है, ठीक है। तो ये सभी चीजें जरूरी हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। सब में अगर सब बहुत ज्यादा जरूरी है तो ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, इसको आप मान के चले, अति आवश्यक मैंने लिख रखा है, ठीक है। आपको 41 साल तक के पेपर मिल जाएंगे, जो एक आर्यन पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी में, उसको आप ले सकते हैं। मैंने 10 साल का आपको सजेस्ट कर रहा हूं, 10 साल तो करके ही जाना है, इनको तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, इनको तो किसी कहीं से नहीं छोड़।
ऐसे हल करें जैसे परीक्षा हॉल में बैठे हैं, बता ही चुका हूं आपको, ऐसे आपको सॉल्व करना है कि जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, परीक्षा हॉल में बैठे हो और आपके सर पे प्रेशर है एग्जामिनेशन का, और इतने ही टाइम में आपको सॉल्व करना है, 1 मिनट भी ज्यादा आपको नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन करने के लिए। मतलब 1 मिनट में भी एक मिनट से भी कम समय में आप कोशिश करें कि आपका एक क्वेश्चन बन रहा है। अगर आप 1 मिनट से कम समय में क्वेश्चन बना पा रहे हो और ये डिसाइड कर पा रहे हो कि कौन सा क्वेश्चन लेना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, तो अब बिलीव मी कि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे लेवल पर चल रही है। लेकिन वही दिक्कत है, तो आपको और प्रैक्टिस करने की और कोशिश करने की या और मेहनत करने की जरूरत है। तो सेल्फ इवैल्यूएशन आप खुद भी इसके अनुसार आप सेल्फ इवैल्यूएशन भी एक ले सकते हैं, ठीक है। अब जो आपने अपने पेपर दे दिया है, पूरे चैप्टर का जो आपने एग्जाम लिख दिया है, एग्जाम मतलब ये जो आपने पेपर दे दिया है, इसके बाद अपने मार्क्स लिखे उस चैप्टर के ऊपर कितने मेरे मार्क्स आए थे, ठीक है। आपने फिर अपनी गलतियां पकड़नी है, उनको इंप्रूव करना है और फिर से जो क्वेश्चन गलत हुए थे उनको करना है कहां कहां गलत हुआ था। फिर आपको मार्क्स नहीं चेंज करना है कि मैंने अब सही कर दिया तो 2 नंबर बढ़ा दिया, 3 नंबर बढ़ा दिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको लिखा होना चाहिए कि एग्जाम से पहले जब आप किताब खोल के देखोगे, जब वाली किताब खोल के देखो जस्ट एग्जाम से पहले, तो आपको पता चल जाएगा, जैसे ही आप नंबर देखोगे ना आपको पता चल जाएगा मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत किया था इसके अंदर। और अगर वही क्वेश्चन आपका फंसता है एग्जाम में, ठीक है, मेन एग्जाम में आपका जो फंस जाता है अगर वो क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने जो गलती वहां करी थी यहां नहीं करनी है। और वही हमारा उद्देश्य है, हमें एग्जाम के अंदर कोई गलती नहीं करनी है। अभी तक सारी गलतियां अलाउड हैं, वहां कोई गलती आपकी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लेकर चलें, जो गलत हुए उनको दोबारा करें, मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। तो यहां पर कुछ किताबें मैं लेकर आया हूं आपके लिए जो हिंदी में मुझे लगता है कि आपके लिए जरूरी है। बाकी इंग्लिश के अंदर आपके पास सिंगेज भी है और इरोडोव भी है, इन सब चीजों को आप लेकर चल सकते हो अपने अनुसार। अगर आप करना चाहते हो तो उनको कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल, उसके अंदर नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो इंग्लिश में अवेलेबल है, बेसिकली फिलहाल हमारे पास इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है इंग्लिश के अंदर कि मुझे सवाल मिल जाएंगे, तो बिल्कुल आप उनको लेकर चलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इतना कर लोगे ना, ये सब जो मैंने बताया, एनसीईआरटी, एचसीवी, यूबीडी, ठीक है, और ये पेपर्स अगर आप कर लोगे ना तो इनफ है, बहुत ज्यादा है आपके लिए, ठीक है। लेकिन अपने खुद से ईमानदार रहें और ये करें कि मुझे ये पूरा करना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। और बाकी अपन तो करते ही रहते हैं सवाल, ठीक है, क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, आज यही खत्म करते हैं। थैंक यू।